वेलकम टू डेंटल बोर्ड संडे। हम अपनी डे टू डे डेंटल प्रैक्टिस के अंदर डेली शेड लेते हैं, चाहे वो कंपोजिट फिलिंग करते वक्त हो, चाहे कोई कैप लगाते वक्त हो, चाहे हम कोई विनियर ही क्यों ना लगा रहे हैं। और ज्यादातर हम ठीक से शेड लेना भूल जाते हैं और बहुत बार ये ऐसा होता है कि ये चीज हमको काफी महंगी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि लैब से एक क्राउन बन के आया, उसकी बहुत अच्छी फिटिंग थी, उसके अच्छे कंटूर थे, उसके ऊपर ऑक्लूजल कार्विंग अच्छी हो रखी थी, लेकिन हमें फिर से लैब में सिर्फ इस वजह से भेजना पड़ रहा है कि उसकी शेड प्रॉपर नहीं है। शेड प्रॉपर ठीक से ना लेना हमें कभी कभार कंपोजिट फिलिंग के अंदर भी महंगा पड़ जाता है। जैसे हमने आधा पौना घंटा लगा के एक इंटीरियर बिल्डअप किया और बाद के अंदर जब हमने फिनिश करके देखा तो उसकी प्रॉपरली शेड मैच ही नहीं कर रही। चाहे पेशेंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि वो शेड प्रॉपरली मैच नहीं कर रही है। और हमारे अंदर जो ये छोटी सी कमी है उसका कारण यही है कि हम शेड को काफी लाइटली लेते हैं और शेड का मतलब हमारे लिए सिर्फ A1, A2 और A3 तक ही सीमित है। हाय, आई एम डॉक्टर रोहित शर्मा फ्रॉम GDS डेंटल और आज हम बात करेंगे शेड सिलेक्शन की, उसके कलर्स के बिहाइंड की साइंस क्या है और उस साइंस को हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि शेड सिलेक्शन एक काफी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, कलर एंड इट्स साइंस बिहाइंड इट। दूसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बीटा शेड गाइड को कैसे इस्तेमाल करना है। थर्ड वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंपोजिट्स के अंदर आप 100% कलर मैचिंग कैसे कर सकते हो। और फोर्थ वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक अच्छा क्राउन, और ताकि एक उसका कलर्स परफेक्ट हो तो उसके लिए लैब कम्युनिकेशन आपको कैसे करनी चाहिए। आपका और समय बेकार नहीं करते हुए मैं जल्दी से इस टॉपिक के अंदर कूद जाता हूं। व्हाट इज कलर? कलर का मतलब है ऑब्जेक्ट कैसे कलर की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और साइंटिफिकली पूछो तो मैं इसको कहूंगा ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। पर ये जो कलर है ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा लाइट सोर्स। यानी जो फाइनल कलर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो लाइट है वो कौन से कलर की है, ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है, और जो ऑब्जर्वर जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको वो कैसा दिख रहा है। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप किसी शोरूम में कोई कपड़ा खरीदने गए, चाहे शर्ट, टी शर्ट, कुछ भी हो सकता है, और आपको वो एक शर्ट बहुत पसंद थी, लेकिन जब आप घर लेकर आए तो आपको वो कुछ और ही कलर की लग रही है। अभी जो आपके साथ हुआ उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। यानी एक ही कलर का ऑब्जेक्ट एक लाइट में अलग दिखता है, दूसरी लाइट में अलग कलर का दिखता है। और मजे की बात तो यह भी होती है कि वही ऑब्जेक्ट आपको और किसी कलर का दिख रहा हो और मेरे को और किसी कलर का दिख रहा हो। तो यानी कलर को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। आगे चलने से पहले हम ये मेक श्योर कर लेते हैं कि शेड लेने वाला कलर ब्लाइंड तो नहीं है। कलर ब्लाइंड पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि उस पर्सन को कोई कलर नहीं दिखता। कलर ब्लाइंड पर्सन का बस इतना मतलब है कि उसको डिफरेंट क्रोमा वेरिएशन को डिस्टिंग्विश करना नहीं आता। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि 3 आदमी ने कुछ इस तरह की टी शर्ट्स पहन रखी हैं। पहले ने लाइट रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, दूसरे ने मीडियम रेड कलर की पहन रखी है और तीसरे ने डार्क रेड पहन रखी है। अब जो कलर ब्लाइंड आदमी है उसको ये तीनों ही कपड़े एक जैसे दिखेंगे। यानी कलर ब्लाइंड पर्सन को ऐसा लगेगा कि सबने एक ही जैसे कलर की टी शर्ट पहन रखी है, यानी रेड। और मैं आशा करता हूं आप सब ये नंबर पढ़ सकते हैं और इसका मतलब ये है कि आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, जब हर आदमी के लिए कलर अलग है तो हम कलर को कैसे बताएं? इस क्वेश्चन का आंसर 1905 के अंदर प्रोफेसर A.H. मंसल ने दिया था। उन्होंने कलर के बेसिक प्रिंसिपल दिए जिनको हम मंसल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और ये प्रिंसिपल इंटरनेशनली स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट, साइंस एंड इंडस्ट्री ने सबने मानने हैं। अब जो ये मंसल सिस्टम होता है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला ह्यू, दूसरा क्रोमा और तीसरा वैल्यू। ह्यू का मतलब आसान से शब्दों में ये है कि आप जिसको कलर बोलते हो उसको ह्यू कहते हैं, यानी ब्लू, रेड, व्हाइट। जब हम यंग होते हैं हमारे सारे दांतों का ह्यू सेम होता है, पर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ह्यू चेंज होता रहता है, क्योंकि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। जैसे हम खाना पीना खाते हैं, हम ब्रशिंग हैबिट्स होती है हमारी, और स्मोकिंग वगैरह की वजह से। अब नेक्स्ट आता है क्रोमा। क्रोमा का मतलब है ह्यू की सैचुरेशन लेवल। मतलब अब जो कलर हमने पहले डिस्कस किया, जैसे मानो ब्लू, रेड, व्हाइट, अब ये मीडियम रेड है, लाइट रेड है या डार्क रेड है।
अब जो ये जो इंटेंसिटी है कलर की, इसको हम क्रोमा कहते हैं। डेंटिस्ट्री में हमें क्रोमा बढ़ाना होता है, लेकिन अगर अब हमारी फील्ड के अंदर क्रोमा की क्या इंपॉर्टेंस, अगर मान लेते हैं कि हमें दांत को और पीला दिखाना है, तो यानी हमें और क्रोमा बढ़ाना है, और इसका मतलब ये है कि हमें कंपोजिट की एक्स्ट्रा लेयर डालनी है। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास ब्लीचिंग के लिए आता है और वो कहता है मेरे दांत सफेद कर दो, तो इसका मतलब ये है कि वो दांतों के अंदर से क्रोमा कम करवाना चाहता है। तो यानी हम ब्लीचिंग के दौरान क्रोमा को कम करते हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा कि एक ही दांत के अंदर कई सारे क्रोमा के वेरिएशन होते हैं। जैसे सर्वाइकल रीजन के ऊपर सबसे ज्यादा क्रोमा होता है, और इंसाइजल तक आते आते उसकी क्रोमा की जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो चुकी होती है। और एक बात इंटरेस्टिंग कि ये भी है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है क्रोमा की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब कलर को समझने के लिए एक मेल आदमी के लिए तो ह्यू और क्रोमा काफी था, लेकिन फीमेल इस चीज से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें कलर्स के अंदर कुछ और भी चाहिए था, जैसे सी ग्रीन कलर हो गया। तो इस वजह से जो थर्ड कंपोनेंट आया वो आया वैल्यू। वैल्यू का आसान से शब्दों में मतलब यह है कि अगर आप एक कलर को ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में देखो तो वो कैसा दिखेगा, उसको हम वैल्यू कहते हैं। यानी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के अंदर अगर हम किसी कलर को डिफाइन करें तो सिर्फ यही बता सकते हैं वो कितना ब्राइट है और कितना डार्क है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लाइट टूथ का मतलब ये हो गया कि हाई वैल्यू है, और डार्क टूथ का मतलब हो गया लो वैल्यू है। और ये बात जानकर आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि डेंटिस्ट्री के अंदर वैल्यू ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यू और क्रोमा से भी ज्यादा। अगर आप कंपोजिट या कोई रेस्टोरेशन कर रहे हैं और उसकी अगर आप वैल्यू ठीक रखेंगे और ह्यू और क्रोमा में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो भी पेशेंट बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। और डिजिटल दुनिया के अंदर तो वैल्यू जानना और भी आसान हो गया है। आपने बस अपने फोन के अंदर एक फोटो खींचनी है और उस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देना है। अब हमने कलर के तीनों कंपोनेंट्स जान लिए हैं। क्या अब हम टूथ की शेड ठीक से बता सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। टूथ शेड में और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, जैसे ह्यू, वैल्यू, क्रोमा तो हम जान ही है। आगे होता है जैसे इंटेंसिव और इनेमल व्हाइट्स, इंसाइजल ओपलसेंस, टूथ कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लोरोसेंस, शेड प्रोग्रेशन, और ये सबके साथ टूथ की प्रॉपर एनाटॉमी भी होना जरूरी है ताकि रिफ्रैक्टेड लाइट के अंदर डिफरेंस दिख सके। जब आप ये सारे कंपोनेंट बिल्कुल ठीक करोगे तो उस वक्त आप इनविजिबल रेस्टोरेशन दे सकते हो पेशेंट को, अदरवाइज नहीं दे सकते। चलो अब इनको देखते हैं क्या क्या होता है। ये पहले बात करते हैं फ्लोरोसेंस। ये जब होता है जब एक मटेरियल लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को दोबारा से फेंकता है। फ्लोरेसेंस का सबसे आसान सा एग्जांपल, आपने बच्चों के स्टिकर्स तो देखे ही होंगे जो दीवार के ऊपर अगर हम चिपका दें और वो रात को स्टार्स की तरह चमकते हैं। हमारे दांत भी कुछ इसी तरीके से लाइट एमिट करते हैं, पर क्योंकि वो लाइट काफी कम होती है तो हम उसको अंधेरे के अंदर दांतों के अंदर नोटिस नहीं कर पाते। जो हमारे टीथ के अंदर डेंटिन होता है, ये फ्लोरेसेंस का प्राइमरी सोर्स होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट काफी ज्यादा है। अब फ्लोरेसेंस के कारण क्रोमा पर भी इफेक्ट पड़ता है। फ्लोरेसेंस के कारण जब दोबारा से दांत लाइट एमिट करता है तो क्रोमा कम हो जाता है, पर जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है लाइट से, क्योंकि अब दांत और लाइट दिखने लग गया है। पर जो फ्लोरेसेंस का जो इफेक्ट है वो ट्रांसलूसेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता। इसीलिए आजकल फ्लोरोसेंट पोर्सलिन और कंपोजिट डेंटिन आते हैं और ये इसी वजह से दांत को 100% मिमिक कर पाते हैं। नेक्स्ट है ओपलसेंस। अगर आप किसी यंग पेशेंट का इंसाइजल थर्ड देखोगे तो आपको इनेमल का कुछ और ही कलर दिखेगा, और नीचे डेंटिन को भी आप मेकआउट कर सकते हो कि उसका डिजाइन कैसा है। और अगर आप ये 2-3 पेशेंट के अंदर अलग अलग के अंदर नोटिस करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये हर पेशेंट के अंदर अलग होता है। अब ये नीचे पिक्चर के अंदर देखो जिसमें डेंटिन के जो डिजाइन है वो हर एक के अंदर अलग अलग है। ये ओपलसेंस इफेक्ट तब होता है जब कुछ लाइट टूथ से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ टूथ में से पास हो जाती है। इनेमल में ओपलसेंट मटेरियल होता है जैसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि प्रिज्म की तरह काम करता है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसको तो ये ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है और लॉन्गर वेवलेंथ को कम रिफ्रैक्ट करता है। आसान से शब्दों में इनेमल रेड एंड येलो लाइट को पास होने देता है, पर ब्लू और वायलेट लाइट को अपने अंदर स्कैटर कर देता है।
इस वजह से इनेमल एज का ब्लू कलर दिखाई देता है, जिसको आप इंसाइजल हेलो के नाम से जानते हो। पर हम ओपल सेंस को नॉर्मल क्लिनिक में कैसे चेक करें? तो ओपल सेंस को चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने पेशेंट की एक प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ लेनी है। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। इस फोटोग्राफ का कंट्रास्ट तो मैक्सिमम कर दो और ब्राइटनेस मिनिमम कर दो। अब आप जो इनेमल का कलर देख सकते हो वो ब्लू, एम्बर, ग्रे, क्लियर हो सकता है। इसी कलर के हिसाब से आपने इनेमल स्टेन्स को चुनना है। अब इस फोटोग्राफ के अंदर आप इजीली डेंटिन के लोब्स को भी मेक आउट कर सकते हो। और अगर आपको 100% एनाटॉमी मिमिक करनी है तो आपको डेंटिन कंपोजिट की या डेंटिन पोर्सलिन की बिल्कुल सेम शेप आपने बनानी है, तभी आप 100% उस दांत को मिमिक कर पाओगे। नेक्स्ट है इनेमल व्हाइट। बहुत बार आपने टीथ के ऊपर व्हाइट निशान देखे होंगे जो ज्यादातर फ्लोरोसिस के कारण होते हैं। अगर आप सिंगल टूथ रेस्टोरेशन कर रहे हो तो ये इनेमल वाइट्स भी जरूरी हो जाते हैं। और अगर आप डुप्लीकेट नहीं करोगे तो एक फ्लैट सी रेस्टोरेशन दिखेगी और आप इसको इजीली मेक आउट कर सकते हो कि मैंने इसको 100% नेचुरल अपीयरेंस नहीं दी है। यंग पेशेंट में मिल्की इनेमल वाइट्स होते हैं और एडल्ट पेशेंट में ओपेक वाइट्स होते हैं। पर आपको हमेशा साथ वाले दांत के इनेमल वाइट्स के पैटर्न और इंटेंसिटी को देखकर ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कलर इस्तेमाल करना है और आपने कितना करना है और उसका साइज क्या रखना है। नेक्स्ट है शेड प्रोग्रेशन। एंटीरियर टीथ सारे एक ही कलर के नहीं होते हैं। अगर आप ध्यान दो तो लेटरल इंसाइजर का सेंट्रल इंसाइजर से ह्यू तो सेम होता है पर वैल्यू कम होती है। कैनाइन की सेंट्रल इंसाइजर से वैल्यू कम होती है पर क्रोमा ज्यादा होता है। फिर आता है टूथ कैरेक्टराइजेशन। टूथ के अंदर और भी फीचर होते हैं जैसे क्रैक, नोच, स्टेन्स। अगर आप इनको मिमिक नहीं करोगे तो आप 100% नेचुरल रेस्टोरेशन नहीं दे सकते और इन सारी चीजों को हम टूथ कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। ये चीजें तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप सिंगल सेंट्रल इंसाइजर को रिप्लेस कर रहे हो या रेस्टोर कर रहे हो। और इस प्रोसेस के लिए आपको साथ वाले दांत को अच्छे से देखना है और उसको नोटिस करना है। टूथ कैरेक्टराइजेशन को मेक आउट करने के लिए आपको एक अच्छी सी फोटोग्राफ लेनी पड़ेगी और हो सके तो डुअल फ्लैश या रिंग फ्लैश के साथ लें। और फिर उसके साथ आप हर चीज नोटिस करें कि क्रैक है तो उसका कौन सा कलर है, उसका एक्सटेंट कितना है, नोच का कितना एक्सटेंट है, उसकी शेप क्या है, स्टेन है तो कौन से एग्जैक्ट कलर का है, रेडिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, ब्राउनिश रेडिश हो सकता है, मैजेंटा हो सकता है। तो बहुत सारे कलर स्टेन्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो आपको कौन सा यूज करना है वो साथ वाला दांत बताएगा और उसके लिए एक अच्छी फोटोग्राफ और ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है टूथ सरफेस एनाटॉमी। अगर आप इस फोटो को देखो तो लाइट आपको कुछ सरफेस ही रिफ्लेक्ट करते दिखेंगे। दूसरी फोटोग्राफ देखते हैं तो इसमें भी लाइट सिर्फ कुछ हिस्से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आपको 100% मिमिक करना है कोई दांत तो ये एनाटॉमी भी कलर जितनी ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो रेस्टोरेशन आप करोगे वो अच्छी नहीं दिखेगी। आपकी जो फाइनल रेस्टोरेशन है उससे भी जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो सेम वे में होनी चाहिए। इस एनाटॉमी को रेप्लिकेट करने का प्रॉपर तरीका होता है। हम एनाटॉमी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं: प्राइमरी एनाटॉमी, सेकेंडरी एनाटॉमी और टर्शरी एनाटॉमी। प्राइमरी एनाटॉमी का मतलब है टूथ की आउटलाइन होती है, टूथ की ट्रांजिशनल लाइन एंगल्स होते हैं जो प्राइमरी एनाटॉमी को डिफाइन करते हैं। सेकेंडरी एनाटॉमी का मतलब है टूथ की वर्टिकल लाइंस जैसे कोई ग्रूव्स वगैरह जो होते हैं उसको सेकेंडरी एनाटॉमी कहते हैं। और टर्शरी एनाटॉमी का मतलब होता है कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे पेरिकमाइटा जो होते हैं उसको टर्शरी एनाटॉमी कहते हैं। और प्रॉपर रिजल्ट के लिए आपको ये पहले प्राइमरी एनाटॉमी बनानी है, फिर सेकेंडरी बनानी है और फिर टर्शरी बनानी है। इसके साथ टूथ कलर की बेसिक साइंस खत्म होती है। अब इस साइंस को टूथ के रेस्पेक्ट में हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अगर हम एक सेंट्रल इंसाइजर को हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन कर लेते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जब हम इस टूथ को देखते हैं तो कुछ लाइट टूथ पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हमें सरफेस टेक्सचर और कंटूर दिखते हैं। कुछ लाइट इनेमल में से पास हो जाएगी पर डेंटिन से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसकी वजह से हम टूथ का कलर दिखता है क्योंकि कलर डेंटिन की वजह से आता है। अब कुछ लाइट डेंटिन और इनेमल से पास हो जाएगी जिसकी वजह से हमें डेंटिनल लोब्स और ओपल सेंस दिखेगा।
मेन कलर टूथ का डेंटिन से आता है और इनेमल इस कलर को मॉडिफाई करता है। कुछ लाइट इंसाइजल एज से टकराएगी और स्कैटर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें इंसाइजल हेलो नजर आएगा। अब कोई भी दो दांत के सेम कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकते, क्योंकि हर दांत के अंदर डेंटिन की शेप अलग होती है, थिकनेस अलग होती है, कलर अलग होता है, और ऐसे ही इनेमल के लिए भी। सो एक बार डेंटिन और इनेमल की प्रॉपर्टीज पर नजर डाल लेते हैं। पहले डेंटिन को देखते हैं। डेंटिन टूथ को कलर देता है, यानी इसी की वजह से हमें दांत का कलर दिखता है। दांत का कलर दांत के अंदर से आता है। जो डेंटिन होता है वो ओपेक होता है, और डेंटिन की सर्टेन शेप होती है जिन्हें डेंटाइनल लोब्स भी कहते हैं। ये जो डेंटिन होता है हमारा, ये फ्लोरोसेंट होता है, और डेंटिन की जो ट्रांसलूसेंसी होती है वो सिर्फ 50% होती है। अब नेक्स्ट हम इनेमल देखते हैं। इनेमल टूथ को शेप देता है, टूथ को टेक्सचर देता है। अब जो हमारा मेन कलर तो वो डेंटिन से आता था, लेकिन हमारा जो ये इनेमल है ये इस कलर को मॉडिफाई करता है। डेंटिन हमारा फ्लोरोसेंट था, पर हमारा जो ये इनेमल है वो ओपलसेंट है। इनेमल के कारण कुछ इफेक्ट आते हैं, जैसे इंसाइजल हेलो। हमारा जो ये इनेमल है वो 70% ट्रांसलूसेंट होता है। अब कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं कि अगर ये डेंटिन और इनेमल दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा आता है। डेंटिन इज हायर इन क्रोमा, डेंटिन इज हायर इन वैल्यू बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ इट्स लाइट। पर इनेमल डेंटिन के क्रोमा को रिड्यूस कर देता है और ओवरऑल टूथ की वैल्यू को भी कम कर देता है। अब ये दोनों डेंटिन और इनेमल की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, और ये आपको कंपोजिट और पोर्सलिन की लेयरिंग करते वक्त काफी मददगार साबित होंगी। एंड आज के टॉपिक में लास्ट थिंग है वो है एज। एज काफी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ इनेमल एंड डेंटिन में चेंजेस होते रहते हैं, और ये चेंजेस टूथ के कलर को भी इफेक्ट करते हैं। अगर मैं जनरली बात बताऊं तो यंग टीथ आर वेरी ओपेशियस एंड वाइटर, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है टीथ ट्रांसलूसेंट होता रहता है। अब क्योंकि टूथ ट्रांसलूसेंट हो गया तो क्रोमा और दिखने लग जाता है। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको कलर की साइंस समझ आ पाई होगी। ये साइंस स्टार्टिंग में समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ आने लग जाएगी। और ये भी सच्चाई है कि अगर आप ये कलर साइंस नहीं ध्यान देंगे तो आप शेड प्रॉपर मैच नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं कि वीटा शेड गाइड को कैसे यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर वॉचिंग मोर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।